Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमें टॉपिक को पढ़ना है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन होता है तो वो सब कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं और उन्हीं लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। There are 5 basic laws of chemical combination that govern the chemical combinations of elements। यानी मेनली जो है सिर्फ 5 बेसिक लॉज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गेल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स और अवोगाड्रोस लॉ, जिसमें से इस चैप्टर में सिर्फ हमें फर्स्ट और सेकेंड लॉ यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मास पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसे हम कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के बदले डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कह सकते हैं। स्टेट्स दैट इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी ये जो है लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब एक फिक्स प्रोपोर्शन में डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, ना ही हम उस प्रोपोर्शन को बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। एग्जाम्पल, वाटर H2O ऑलवेज कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर को ले लेते हैं, उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों को कंबाइन किया गया है और इनका रेशियो हमेशा सेम होता है, या तो 2:16 या फिर 1:8, और ये इनका बाई मास होता है। इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज, यानी अगर हम 9 ग्राम वाटर को डीकम्पोज करें तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। एक और एग्जाम्पल है अमोनिया यानी कि NH3 का। NH3 ऑलवेज कंबाइन टुगेदर एंड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यानी अमोनिया जो है वो जब भी कंबाइन होता है तो उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और दोनों जो है 14:3 बाई मास रेशियो से कंबाइन होते हैं। सो ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो जिन भी एलिमेंट से मिले होते हैं उनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। यानी ये चीज़ अभी हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जब भी वाटर बनाते हैं तो 1:8 की रेशियो में कंबाइन होते हैं। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। यानी कितना हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए ताकि हम 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवा सके और फिर वाटर बना सके। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। यानी ये लॉ ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होता है। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 3 × 8 यानी 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी निकाली थी एटम से रिलेटेड, उनके बारे में दिया है। जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन अ पुअर वीवर्स फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। यानी जॉन डाल्टन जो थे एक छोटे से वीवर्स की फैमिली में पैदा हुए थे 1766 में इंग्लैंड में। ही बिगेन हिज करियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12। यानी उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 12 साल की उम्र में टीचर के रूप में। 7 years later he became a school principal। 7 साल बाद यानी कि 19 साल की उम्र में वो स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और 1793 में डाल्टन ने मैनचेस्टर को छोड़ दिया और कहीं और जाके मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। ठीक है, ये तो थी उनकी हिस्ट्री। अब हम देखते हैं क्या एटॉमिक थ्योरी दी है उन्होंने। सबसे पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने कहा कि सारा जो मैटर है सब छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। Atoms are indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ना ही एटम बन सकता है और ना ही एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी शुरुआत में अगर हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी हमारा 3 ग्राम हाइड्रोजन ही होगा, 4 ग्राम नहीं हो जाएगा और ना ही 2 ग्राम होगा। यानी ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है।
एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सब मास और प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन एलिमेंट का, तो उसमें सारे जो एटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन के ही होंगे और उनका मास और प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके अलग अलग मास और प्रॉपर्टी होती है। जैसे ऑक्सीजन के एलिमेंट में ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होती हैं, आयरन के एलिमेंट में आयरन की प्रॉपर्टीज होती हैं। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स, और एटम्स जो हैं वो रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। In a given compound, the related number and kind of atoms are constant, यानी कोई भी अगर हमारे पास कंपाउंड है तो उसमें जो रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम्स है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। नाउ क्वेश्चन, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी डाल्टन थे उनकी एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सिमिलर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी जितना हम सामान रिएक्ट करवा रहे हैं उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो we can write following postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass, यानी ये वाला है वो। atoms are indivisible particles, उन्होंने कहा कि atoms indivisible particles हैं और किसी भी chemical reaction में ना वो बन सकते हैं और ना ही वो destroy हो सकते हैं। Next question, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions, यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को शो करता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है कि सारे एलिमेंट्स, सारे एटम्स जो है वो फिक्स्ड स्मॉल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए। फॉलोइंग पोस्टुलेट, यानी ये पोस्टुलेट है वो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में उसमें कौन से काइंड ऑफ एटम्स है और क्या उनका रिलेटिव नंबर है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटम। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो होता है एटम। An atom is the smallest particle of an element that may or may not exist independently and retains all its chemical properties, यानी एटम जो है वो एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है और मतलब इस पे डिपेंड करता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे या फिर ना करे, ठीक है। एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, और अपनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। Atoms are very small in size and smaller than anything we can imagine or compare with, यानी एटम्स जो है उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, हम किसी से भी कंपेयर करेंगे हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते कितना ज़्यादा छोटा है वो। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, यानी जब भी हम किसी एटम का रेडियस मेजर करते हैं तो हमेशा नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, दी atomic radius of an atom of hydrogen is 10 to the power minus 10 मीटर, यानी एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक रेडियस वो है 10 to the power minus 10 मीटर। द रेडियस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसका रेडियस भी इतना ही होता है। तो एटम में अभी हमने पढ़ा कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि Fe यानी कि आयरन जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि वही जो ऑक्सीजन है वो नहीं कर सकता, वो O2 यानी एक और O की सहायता ले रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is it not possible to see an atom with naked eyes, यानी ये क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम खुली आंखों से एटम को देख पाए। As an atom is extremely small in size, it is not possible to see it with naked eyes, अभी हमने पढ़ा कि एटम का साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसी वजह से हम उन्हें खुली आंखों से नहीं देख सकते। Generally, radius of an atom is of the order of nanometers, यानी आमतौर पे जो एटम का रेडियस जो हम मेज़र करते हैं वो नैनोमीटर्स में मेज़र करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो 10 to the power minus 10 मीटर है, इनका साइज बहुत छोटा होता है, आप इन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद दिया है एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, यानी कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स। जैसे एल्यूमिनियम का होता है Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैडमियम का Cd, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, क्रोमियम का Cr, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F,
गोल्ड का Au, हीलियम का He, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लीड का Pb, लिथियम का Li, मैग्नीशियम का Mg, मैंगनीज का Mn, मरकरी का Hg, नियॉन का Ne, निकल का Ni, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फास्फोरस का P, प्लैटिनम का Pt, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, स्ट्रोंटियम का Sr, सल्फर का S, टिन का Sn और यूरेनियम का U, सेनॉन का Xe और जिंक का Zn। तो ये थे किस तरह से हम एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं एटॉमिक मास पे, यानी एटॉमिक मास यानी एक एटम का कितना मास है। Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, यानी अगर हमें किसी भी एटम का मास निकालना है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। Relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations and the compounds form, यानी इनको निकालने के लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड, जैसे कि एक कंपाउंड का हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO। यानी जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि 3 ग्राम कार्बन जो है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। In other words, carbon combines with 4/3 times its mass with oxygen। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि कार्बन जो है जितना ऑक्सीजन रिएक्ट होगा उससे 4/3 टाइम्स कार्बन रिएक्ट होता है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, जैसे कि अगर हमें एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है, अर्लियर एब्रीविएटेड एज AMU, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज रिटन एज U। यानी पहले जो ये एटॉमिक मास यूनिट है उसका सिंबल होता था AMU, पर लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन है उनके हिसाब से ये है U, जिसे हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं, एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और ये एक कार्बन एटम के मास के इक्वल होता है। देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1 यूनिट, यानी अगर हम कार्बन को 1 यूनिट मानते हैं तो उस हिसाब से ऑक्सीजन जो है वो हमारा 1.33 यूनिट आ जाता है। However, as whole numbers as possible, while searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। यानी इन्होंने सोचा कि ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी और चीज़ से कंपेयर करके हम एटॉमिक मास निकालते हैं। तो उन्होंने सोचा कि 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होगा वो 1 यूनिट होगा। अब ये ऑक्सीजन को सिलेक्ट करने के 2 कारण थे। पहला ये कि जो है ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेता था और बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनाता था, और दूसरा ये इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है इससे बहुत सारे एलिमेंट्स का होल नंबर में आ रहा था। However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic mass। यानी 1961 में ये डिसीजन चेंज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो रिएक्टिव तो था पर बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव था, इसलिए उसको बदल के फाइनली जो था वो कार्बन-12 आइसोटोप को चूज किया गया कि वही जो है सारे एटॉमिक मासेस को मेजर करने के लिए रेफरेंस में रखा जाएगा। 1 atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon-12। यानी एक एटॉमिक मास को हमें मेजर करना है तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन-12 का जो एटम है उसका 1/12 हिस्सा जो है वो 1 यूनिट है। Similarly, the relative atomic mass of the atom of carbon-12 or can be defined as average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of 1 carbon-12 atom। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट और उनके एटॉमिक मास दिए हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी ये जो एटम्स है ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, यानी यही एटम्स रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स या आयंस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं वो दूसरों के साथ रिएक्ट करके या तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं या फिर आयंस बना लेते हैं।
These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel और touch. और यही molecule और ions जो है वो बहुत सारी चीज़ों के हम जो मैटर में देखते हैं हमारे आसपास जो है उन सब में हम देख सकते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, प्रेजेंट है हमारे आसपास, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2. यानी ये सिर्फ O नहीं है, O ने एक और O के साथ कंबाइन किया है और फिर O2 बनाया है. ठीक है, सो O2 इज अ मॉलिक्यूल. Now let's see what is a molecule. A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together. यानी molecule जो है एक ग्रुप है किसका? एटम्स का, जिनको केमिकली उन सबको जोड़ा गया है. That is tightly held together by attractive force. यानी उनको टाइटली एक दूसरे से बॉन्डिंग की गई है कुछ फोर्सेस की मदद से. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or compound that is capable of an independent existence. यानी हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो एक कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और ये उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है. Atoms of the same element or of different elements can join together to form मॉलिक्यूल. यानी अलग अलग एलिमेंट के या फिर सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं. अलग अलग में हम H2O का ले सकते हैं यानी कि वाटर, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन हुए हैं. जबकि जो ऑक्सीजन होता है सिर्फ, तो वो होता है O2, यानी उसमें ऑक्सीजन ने ही ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है. यानी एटम एटम भी कर सकते हैं और एटम अलग अलग एटम भी कर सकते हैं. Now let's see molecules of elements. यानी elements के molecule क्या होते हैं? The molecules of an element are constituted by the same type of atoms. यानी जो हम कहते हैं कि element के molecules, तो उसमें सिर्फ एक ही तरह के atoms होते हैं. O2 जो है वो एक molecule है, पर वो एक element का molecule है. ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ उसमें same type के atoms है. Molecules of many elements, बहुत सारे elements के molecule जैसे कि argon, helium, ये सब, ये जो होते हैं वो सिर्फ एक एटम से बने होते हैं. बट दिस इज नॉट द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स. पर नॉन मेटल्स में ये चीज़ नहीं होती है. जैसे कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अभी मैंने बताया, उसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने जैसे ही किसी के साथ रिएक्ट किया. एंड हेंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल. और इसलिए हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि ये दो ऑक्सीजन रिएक्ट करके ही एग्जिस्ट कर सकता है. If 3 atoms of oxygen unite into a molecule, और वही अगर ये 3 एटम से मिलके बनता तो हम इसे O3 या फिर ओजोन कहते. The number of atoms constituting a molecule is known as atomicity. यानी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है वो कहलाता है उसकी एटॉमिसिटी. जैसे ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स है. जबकि वही जो ओजोन है इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स है. नाउ लेट्स सी नेम ऑफ एलिमेंट्स और एटॉमिसिटी. अब ये जो है ऊपर पहले नॉन मेटल्स देख लेते हैं. आर्गन, हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन सब डायटॉमिक है, जबकि फोस्फोरस जो है वो टेट्राटॉमिक है और जो सल्फर है वो पॉलीएटॉमिक है. अब मेटल्स में सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब मोनोएटॉमिक है. यानी जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक. ठीक है. Now let's see molecules of compounds. Atoms of different elements join together in definite proportions to form molecules or compounds. यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम साथ में कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स्ड रेशियो में, ताकि वो कंपाउंड्स बना सके. जैसे कि यहाँ पे वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है इन द रेशियो ऑफ 1:8. अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है 14:3 के रेशियो में. वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से बना है 3:8 की रेशियो में. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन आयन. कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज. यानी जो भी कंपाउंड बने होते हैं मेटल या नॉन मेटल से, उनमें कुछ चार्ज स्पीसीज होती हैं. द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस. और इन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम आयंस कहते हैं. एक आयन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है. इसमें नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है. जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन कहलाएगा और जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन कहलाएगा. जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं 2 हैं. एक है सोडियम और एक है क्लोराइड. क्लोराइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है जबकि सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. Compounds containing metal and non-metal elements containing charged particles called
आयंस, यानी वो कंपाउंड जिनमें मेटल या नॉन मेटल होते हैं एलिमेंट्स के रूप में, और उनमें चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, वो कहलाते हैं आयंस। एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी आयन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन और जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो एन आयन। नाउ लेट्स सी वैलेंसी। तो वैलेंसी जो होती है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। तो यहाँ पे सारे जो मेनली जो कॉमन है आपके पास एलिमेंट्स, उनकी वैलेंसीज दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको पढ़ने से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप सबसे पहले जो है ये सारे जो आपका टेबल 3.6 है एनसीईआरटी में, आप उसे अच्छे से स्टडी कर ले। इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम, सिंबल्स और वैलेंसीज दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने नोटबुक में भी लिखी है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए और फिर पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं। सो नाउ थैंक यू, विश यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।